हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, एनसीईआरटी पॉलिटी की। तो इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। हम ये क्लास 6 से शुरू करेंगे और 12th क्लास तक ये पॉलिटी हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, हम इसमें हम देखेंगे विविधता। मतलब विविधता क्या होती है, आपके अकॉर्डिंग विविधता क्या आप किसे मानते हैं। विविधता एक प्रकार की भिन्नता होती है, मतलब हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई भिन्नताएं जो डिफरेंसेस होते हैं, है ना, भिन्नताएं देखी जाती हैं। कोई व्यक्ति किसी तरह, कोई व्यक्ति जैसे लंबा होता है या छोटा होता है, या कोई किस एरिया में रहता है। तो इसमें जो विविधता है वो किसी एक प्रकार की नहीं होती, बहुत तरह की हो सकती है। जिसमें भाषा की जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की भाषा होती है। और खान पान की जो होती है, खाने की जो भी विविधता है, जैसे किसी क्षेत्र में मतलब कुछ खाना होता है, जैसे कि आप मान सकते हैं पंजाब में जैसे दाल रोटी मक्की सरसों का साग, उसी तरह राजस्थान में आप देखेंगे तो दाल बाटी चूरमा। कुछ ऐसी अलग अलग जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनको ही विविधता कहा जा सकता है। अब देखिए विविधता की समझ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप अपने आसपास देख सकते हैं किस किस प्रकार की आपको विविधताएं देखने को मिलती हैं। अगर विविधताओं में ये चीज़ आ जाए किसी व्यक्ति के मन में कि हमारा एरिया बहुत अच्छा है, आपका एरिया अच्छा नहीं है, हमारी भाषा अच्छी है, आपकी भाषा अच्छी नहीं है, तो ये हो जाती है असमानता। इसको भेदभाव कहा जा सकता है। लेकिन जो विविधता होती है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके आधार पर जो असमानता की जाती है वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना है कि विविधता अच्छी चीज़ है, लेकिन असमानता अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप कभी स्कूल गए होंगे या फिर आप अभी स्कूल वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आएगा। आपने अपनी कक्षा में देखा होगा अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं ना, उनकी किसी की भाषा अलग होती है, कोई देखने में अलग होता है, कोई रहने में किसी का एरिया अलग होता है, किसी की बोलने में भाषा अलग होती है, किसी का खाना भी अलग होता है। तो ये सभी विविधताएँ की उदाहरणें हैं कि आपको विविधता हर जगह देखने में मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, दोस्ती करना। मतलब ये दोस्ती करना हम इसको पहले देखते हैं। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो बहुत ही ज़्यादा भिन्न हो, मतलब आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो, तो क्या उससे आप दोस्ती कर पाएंगे। तो एक कहानी है, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो कि सड़क के किनारे भीड़ भाड़ में चौराहे वाली लाल बत्ती पर खड़ा अखबार बेच रहा था। मैं जब भी साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में सारे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। तो ये उस बच्चे का जवाब था। मतलब ये दोनों बच्चे आपस में दोस्ती इनकी हो जाती है। एक व्यक्ति जो, मतलब एक बच्चा ही है, व्यक्ति नहीं है, ये बच्चा है छोटा, ये अखबार बेच रहा था चौराहे पर। तो इसे लगता है कि ये जो रोज़ मतलब साइकिल पर जो बच्चा जाता है, तो इसको हिंदी नहीं आती होगी, लेकिन उसने इससे हिंदी का अखबार मांगा। तो उसने उसे पूछा कि आपको हिंदी आती? वो हैरान हो गया। क्या होता है, किसी व्यक्ति को हम देखकर ना हमारे मन में एक कंसेप्ट बन जाता है कि उसको ये कुछ आता होगा, ये कुछ नहीं आता होगा। तो इसी तरह उसके मन में पूर्व धारणा थी कि इनको हिंदी नहीं आती होगी, ये अंग्रेजी आती होगी। तो इसी वजह से वो बच्चा अंग्रेजी और हिंदी को मिक्स करके अखबार बेचता था। तो सब्जेक्ट उसने पूछे। अब जो कभी स्कूल नहीं गया तो उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। मतलब फिर दूसरा बच्चा जो साइकिल वाला था
उसने सोचा कि अब मैं इसको क्या समझाऊं, वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी होगी और मेरे पीछे जो गाड़ियों का हॉर्न हुआ और बच्चा फिर आगे चला गया। अगले दिन फिर वही बच्चा वहां पर होता है जो अखबार बेचने वाला, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। तो अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो उसने पूछा। अंग्रेजी का ये शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा था कि मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट का दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। मतलब उसके लिए सब्जेक्ट उसके मुंह से सुना हुआ अलग लग रहा था। फिर उसने कहा, ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा। उसके बाद लाल बत्ती हो गई थी। तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? उसने बोला, कभी नहीं। तो उसका जवाब क्या था कि मैं कभी स्कूल नहीं गया। फिर बात आगे बढ़ी। फिर उसे महसूस हुआ, उसने कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम शुरू करना कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपना हाथ नापा। मतलब जो साइकिल बना होता है, आपने देखा ही होगा है ना, जो साइकिल होता है ऐसे, तो उसकी जो ये बैठने वाली सीट होती है, इसके बराबर उसने हाथ कर कर कहा कि जब मैं इतना था मैं तभी से ये काम करने लग गया हूँ। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले आता हूँ। तो फिर उसने पूछा दूसरे साइकिल वाले बच्चे ने कि आपकी माँ कहाँ है। तो लाल बत्ती फिर हरी हो गई और फिर वो आगे चला गया। मैंने उसे अपने पीछे से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में और उसके साथ ऐसे, ठीक है, इतनी बात उसे सुनी। तो बाकी क्या था, ट्रैफिक में जो आवाज़ उसको नहीं सुनाई दी और आगे की बात उसे ध्यान से नहीं सुनी। तो फिर उसने अगले दिन कहा कि मेरा नाम समीर है। बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, उसका नाम पूछा। उन्होंने कहा, आपका नाम? यह तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि मेरी साइकिल डब गई, मेरा नाम भी समीर है। तो अब देखिए दोनों का नाम सेम था। अब देखिए नाम सेम है पर इनमें कितने ज़्यादा डिफरेंसेस थे। तो फिर मैंने बताया, क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। ऐसे होता है ना, कोई हमारा नाम किसी के नाम जैसे सेम हो तो हमारे मन में हमारे चेहरे पर अजीब सी चमक उठती है कि हाँ ये मतलब मेरे जैसा ही होगा, ऐसे मन में कुछ धारणा बनी होती है। तो फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर पूछा कि तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो ऐसे जो आपस में उनकी बातचीत हुई। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने बहुत खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया, अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर उनकी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन क्या होता है, फिर उसके चेहरे पर उसकी जो चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी ज़्यादा गड़बड़ होगी, उसने कहा। वहाँ पर दंगे में बहुत सारे लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। मतलब सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं, थोड़ा ब्रीफ में आप समझिएगा कि ये धर्म के नाम पर जो दंगे होते हैं, धर्म की लड़ाई होती है कि हमारा धर्म अच्छा, आपका धर्म बुरा, या किसी ने किसके धर्म को कुछ कह दिया तो उस पर हिंसा भड़क उठती है। तो ये सांप्रदायिक दंगे होते हैं। लेकिन समीर मैंने शुरू किया था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। मतलब वो दूसरा जो समीर था वो मुस्लिम था। अब आप देखिए, ये आप खुद सोचकर देख सकते हैं कि समीर 1 और समीर 2 में कोई भी 3 अंतर, तो क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? तो ये आप देखिएगा, अगर मैं इसका आंसर दूं तो इट मीन्स कि ये अंतर, जो भी उनमें अंतर थे, एक तो उनके रहन सहन का अंतर था, दूसरा ये था कि वो कि मतलब उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे, वो बहुत अमीर था, एक गरीब था, एक अमीर था, ठीक है। दूसरा एक पढ़ा लिखा था और एक अनपढ़ था जिसे कुछ नहीं आता था। लेकिन फिर भी उनके ये जो अंतर है वो उन्हें दोस्त बनने से नहीं रोक पाए। मतलब उन्होंने दोस्ती फिर भी हो गई थी। फिर अगले दिन क्या होता है, वह चौराहे पर नहीं था समीर 2, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना ही फिर कभी दोबारा दिखा। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया है। तो जो पहला समीर होता है वो बात करता है कि मुझे नहीं पता भी वो व्यक्ति कहाँ, मतलब वो समीर कहाँ चला गया। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं पर 2 समीर जो था, समीर नंबर 2, वो हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी एक दूसरे से बात कर पाए थे। उन्होंने इसके लिए कोशिश की क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और 2 जो थे वो धार्मिक संस्कृति पृष्ठभूमियों से अलग अलग थे। एक हिंदू था तो दूसरा मुसलमान था। दोनों में दोस्ती हुई, दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं उनकी विविधता के पहलू हैं। मतलब इनके
के आधार पर विविधताएं हो सकती हैं, लेकिन जब इनके आधार पर मन में ये चीज़ आ जाए कि मेरा पहनावा, मेरी धर्म, मेरी जाति, मेरी भाषा, ये सब अच्छा है, आपका बुरा, तो उस समय पैदा होती है असमानता, भेदभाव। अपनी जो विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और 2 में कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। जैसे कि समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की और दूसरा क्या था, अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो कि गरीब हैं। आपने भी आसपास देखा होगा बहुत गरीब लोग हैं जिनकी भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। यही फ़र्क उन दोनों को अलग करता था। विविधता का रूप, ये एक विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप होता है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना तो मौके हैं, ना ही ज़मीन है या पैसे जैसे कि संसाधन जो दूसरों के पास हैं, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। अगर आप इस चीज़ को देखें, गरीबी और अमीरी, तो ये विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता का या गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था क्या है? असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार है कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, किस जाति में लोग पैदा हुए हैं, वो उसे नहीं बदल सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर पैदा हो तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। अगर आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं था। समझ जाता था इससे गैर बराबरी पैदा हुई। मतलब गैर बराबरी धीरे धीरे पैदा होती गई कि कोई व्यक्ति जिस भी घर में या जिस भी जाति धर्म में पैदा हुआ है वही उसका धर्म है, वही उसकी जाति है। अगर कोई व्यक्ति कुम्हार के घर में पैदा हुआ है तो वो कुम्हार का काम ही करेगा, वो कोई और काम नहीं कर सकता, वो जॉब नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। तो ये इससे क्या हुआ, गैर बराबरी पैदा होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी सुनार के घर में पैदा होता है तो वो बिजनेस करेगा, सोने का काम करेगा, तो इससे क्या होगा, असमानता। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे करती है? जैसे हमने देखा समीर 1 और 2 दोनों दोस्त बन गए थे, वैसे ही आपकी सहेलियां या दोस्त होंगे जो आपसे अलग होंगी। शायद उनके घर में उनके अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार होंगे, उनके कपड़े अलग अलग पहने होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी डिफरेंट होगी या फिर उनकी भाषा सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानी, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ भी पसंद होंगी। हो सकता है कि आपको खुद कहानी बनना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार भी मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोत, किताब, वास्तविक जीवन, कल्पना से भी प्रेरणा लेते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, विविधताएं होती हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जंगलों की दोस्ती लड़ाइयाँ, उन्होंने जानवरों की दोस्ती लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ और लोग जो राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखने लगे। कुछ ने अपने बचपन में यादों के गोते लगाए। स्कूल दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। तो इसी तरह से जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं उनकी सोच, उनके जो रहन सहन का तरीका, उनकी अलग अलग जो विचारधारा होती है उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी चीज़, कोई भी कहानियाँ लिख सकता है, किसी भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। अब देखिए भारत में विविधता क्या है, मतलब भारत में कौन कौन सी विविधता पाई जाती है। भारत जो है विविधताओं वाला देश है। ऐसा हम सुनते हैं ना, विभिन्नताएं बहुत सी पाई जाती हैं भारत में। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, सब अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से अगर हम सोचें तो हम सब एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के जो तरीके हैं वो अलग हैं। मतलब चीज़ें हम सेम करते हैं, खाना हम भी खाएंगे, आप भी खाएंगे, लेकिन तरीका अलग होगा। कपड़े हम भी पहनेंगे, आप भी पहनोगे, वो कपड़े अलग अलग होंगे। और आप भाषा हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोलोगे, तो वो क्या होगी, वो तरीके अलग अलग हैं। चीज़ें हम सेम करते हैं। हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं?
करीब 2-2.25 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन में नहीं थे, तब भी लोग संसार की यात्राएं करते थे। पानी के जहाज में, घोड़े, ऊंट पर बैठकर आते जाते या फिर पैदल करते थे ये यात्राएं। अक्सर ये यात्राएं क्यों होती थी? खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में करते थे, या फिर काम को ढूंढने के लिए, या फिर व्यापार के लिए। यात्रा में बहुत ज़्यादा समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक रुक जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता था। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता तो कहीं दूसरी जगह जाकर बसने लगे जहां पर उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। तो ये सभी कारण रहे थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू किए तो उनके रहन सहन में थोड़ा बहुत बदलाव आया। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना ली और कुछ चीज़ें में वो पुराने ढर्रे पर ही चलते रहे। इसी तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म और नए पुराने का मिश्रण होता रहता है। आप इसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कि आप गांव में रहते हैं, तो गांव का रहन सहन तरीका, तौर तरीके, संस्कृति अलग होती है। आप चले गए स्टडी करने शहर में, किसी बड़े शहर में, ठीक है, तो उस बड़े शहर का रहन सहन, तौर तरीके अलग होंगे। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर उनकी जो भी संस्कृति, जो भी रहन सहन होगा, तौर तरीके आप अपना लोगे, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रहोगे। 1-2 दिन या 10 दिनों की बात नहीं है, मतलब काफ़ी लंबे समय की बात है, 6 महीने, साल। तो उससे क्या होगा, आप वहाँ के तौर तरीके सीख जाओगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप गांव की वहाँ पर अपनाओगे, लेकिन कुछ बहुत सी बातें ऐसी हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप बदल लोगे। तो इसी तरह कहीं पर भी हम जाते हैं तो उस क्षेत्र की जो भाषा, जो उसके रहन सहन, संस्कृति, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जो वहाँ की संस्कृति होगी, नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली जुली हुई संस्कृति उभर कर सामने आती है। तो इसी तरह हमारी जो विविधता है वो समृद्ध होती है। अलग अलग क्षेत्रों का अगर हम इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिले। इस तरह से कई क्षेत्र जो क्या होते हैं, अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार मतलब बैठाते थे, आपस में कैसे मेल जोल तालमेल बैठता था, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। जैसे कि समुद्र के पास जो और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े बल्कि खान पान की आदतों में भी फ़र्क होता। वो जिसका तरह का काम करते हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। शहरों में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, मतलब संस्कृति अपनी जो प्रकृति है उससे मिलजुल कर नहीं रहते हैं। क्योंकि गांव में क्या करते हैं लोग, खेती करते हैं, वहाँ पर अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो अपनी प्रकृति से वे जुड़कर रहते हैं। जो बाज़ार वाले लोग, मतलब शहर वाले लोग होते हैं, वो इन सभी चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2 भाग दिए हैं, एक लद्दाख और केरल। तो आपने देखना है कि इन दोनों की जो ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से ये दोनों जगह बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट हैं दोनों। यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाला ये रेगिस्तानी इलाका दिया हुआ है। लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में एक पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान का इलाका है, यहाँ पर बहुत कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यहाँ का इलाका जो हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उगते हैं। पानी पीने के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन कहा जाता है। आपने सुना होगा पश्मीना शॉल, जो लद्दाख का जो पश्मीना ऊन है उससे बनती है। ये ऊन बहुत कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल भी महंगी है। लद्दाख के लोग बड़े सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं और कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बनाई जाती है। तो ये लद्दाख की बात है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, दूध से बने पदार्थ, मक्खन, चीज़, मतलब कि जो ख़ास तरह का एक छेना होता है, चीज़, मांस खाते हैं। हर एक परिवार में से कुछ गाय और बकरी भी होती थी, गाय, याक, बकरी। रेगिस्तान का मतलब ये नहीं होता कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए थे। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक बहुत अच्छा केंद्र माना गया क्योंकि यहाँ पर कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में आते थे।
जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो दर्रे होते हैं तो दर्रों के रास्ते से, घाटियों में से ही जो बाकी क्षेत्र के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे, तो उनका रास्ता यही होता था, जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं। तो उसके ज़रिए आते थे। काफिले अपने साथ क्या मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म जो था वो तिब्बत पहुँचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था और यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या में मुसलमान रहते हैं। आज भी हम देखते हैं जम्मू कश्मीर का जो इलाका है ना, तो उसमें ज़्यादा जनसंख्या मुसलमानों की। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ जो केसर सागा लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग मानते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पश्मीना शॉल बुन रही हैं औरतें। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं केरल का। केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में है। हमने जब लद्दाख देखा तो बिल्कुल उत्तर में था, नॉर्थ में। ये एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जिसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण क्या होता है, यहाँ के व्यापारियों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ और व्यापारियों ने यहाँ पर आना शुरू किया। सबसे पहले अरबी लोग आए, फिर यहूदी व्यापारी जो थे केरल आए। तो ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हें जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ पर आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ पर आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन के बारे में लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। तो जो इब्न बतूता अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है, वास्को डी गामा जो पानी के रास्ते जहाज से यहाँ पर आता है, पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का जो समुद्री रास्ता खोजा था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग आकर रहे थे, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, ये सभी धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है, चीनी जालों से हुबहू मिलता जुलता है और उसे चीना वला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द की इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनकी उत्पत्ति चीन से हुई है। केरल की जो उपजाऊ ज़मीन, जलवायु चावल खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो हमने जब लद्दाख में देखा था तो वहाँ पर खेती बहुत ही कम होती थी और वहाँ पर लोग पशुपालन करते थे, लेकिन यहाँ पर खेती भी होती है और पशु भी पालते थे। यहाँ पर लोग मछली, सब्जी, चावल वगैरह सब खाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ केरल में एक खास प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है, ओणम। तो जो कि नाव की एक प्रतियोगिता होती है, नाव चलाने की, आप देख सकते हैं इसमें। जहां पर केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों का इतिहास एक प्रकार की संस्कृति से प्रभावित है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। केरल की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ की मसालों ने आकर्षित किया था और वहीं पर जो लद्दाख है वहाँ की ऊन ने व्यापारियों को अपनी तरफ खींचा था। इससे यही पता चलता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि उसकी संस्कृति की वजह से ही लोग वहाँ पर आकर्षित होते हैं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। हर एक कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, जीने का तरीका धीरे धीरे बदल जाता है और उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों को देखते हैं। अपना डेली रूटीन है उसमें हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज, परंपराओं से घुल मिल जाते हैं। तो अब देखिए विविधता में एकता कैसे होती है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी थी। जब हम देखते हैं जो विद्रोह हुए थे तो वो सभी धर्मों ने मिलकर विद्रोह किए थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, उनमें एकजुट होकर आंदोलन किया, उन्होंने इकट्ठे जेल गए, फिर अंग्रेजों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध भी किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोगों में हम फूट डालेंगे और राज करेंगे।
क्योंकि उन सभी में काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह का उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने ये दिखाया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही डिफरेंट हो, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में सभी एक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कविताएं रची जाती थी उस समय विद्रोह के लिए, जिससे क्या होता था, भारतीयों में जो देशभक्ति की भावना जागती थी। तो इसी वजह से सभी भारतीयों ने मिलजुल कर विद्रोह किया था। जो ये गीत हम ऊपर लिखा हुआ है, एक बार हम गीत पढ़ ही लेते हैं, है ना। गीत है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में, हम सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे हमें भूल न जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। तो ये लिखा हुआ था भारतीय जन नाट्य संघ, मतलब उस समय संघ बने हुए थे समूह, उनके द्वारा ये गीत रचा गया था। तो ये जो गीत है अमृतसर में हुए जलियांवाले बाग को लेकर, उसके बाद हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन पर जो शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलाई और बाग में जो इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, जिसमें महिला पुरुष हिंदू मुसलमान सिख कितने सारे लोग थे, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी थे, जो कि अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जान चली गई, उनमें ज़्यादा लोग घायल हो गए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो गीत उभरे, उनमें भी विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। मतलब हमें यह दिखाते हैं कि भले ही हम कितने विभिन्न थे, लेकिन फिर भी हम अपने देश के लिए एकजुट हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की जो परिकल्पना की गई थी और इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है भारत की खोज, उसमें लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। तो जो जवाहरलाल नेहरू अपनी बुक में लिखते हैं कि जो भी ये भारत की एकता है वो बाहर से नहीं मिली है, ये बल्कि इसके अंदर है, जो कि अलग अलग तरह का विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की एक भावना है, जिसकी वजह से सभी लोग एकता के साथ एकजुट होकर किसी भी परिस्थिति या किसी भी मुसीबत का मुकाबला करते हैं। इसमें विविधता को पहचाना प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। आज हम सुनते हैं कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही विचार दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने हमारा राष्ट्रगान रचा था, जो हम जन गण मन आज हम कहीं भी देखते हैं किसी खास मौके पर या स्कूल में होता है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया था। तो यहाँ पर अभ्यास है, आप ये करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो चैप्टर, इतना ही है। तो मिलते हैं हम अपने कल के चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।